हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में इस वीडियो में मेंडल्स लॉ के बाद आनुवंशिक पदार्थ और गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आनुवंशिक पदार्थ वास्तव में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रक में उपस्थित अम्ल जो होते हैं, दो टाइप ऑफ एसिड व्हिच आर फाउंड इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। जो अम्ल केंद्रक में विद्यमान होते हैं उन्हीं को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चों? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है ये, क्योंकि यही आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करता है और ये आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं और दोनों के अध्ययन कराने वाली शाखा को आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक लक्षणों दोनों को अध्ययन कराने वाली शाखा आनुवंशिकता होती है। तो चलिए, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें प्रारंभिक न्यूक्लियस हो, केंद्रक कला न हो, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक ही में विलीन हो, कोशिकांग विकसित न हो, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे जीवाणु कोशिका और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। तो प्रश्न है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो डीएनए होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है बच्चों, वह क्रोमोसोम गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। लेकिन इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं, वेल डेवलप्ड कैरियन, जिसमें केंद्रक कला हो, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य अलग अलग हो, तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और जो है प्रोटीन के साथ मिलकर, डीएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए क्रोमोसोम गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन के साथ मिलकर के क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करता है। क्यों? ये गुणसूत्र 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक की संख्या में होते हैं। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक में उपस्थित होता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होते हैं? रीचेज, पहुंचते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इसी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। इसीलिए सो कॉल्ड हेरिडिटरी वेंकिल, इसीलिए इसको आनुवंशिक वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक वाहक। गुणसूत्र पर जीन भी पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम को आनुवंशिक वेंकिल, हेरिडिटरी वेंकिल, आनुवंशिक वाहक कहते हैं। अब बच्चों, 1900 में मेंडल्स के नियमों के खोज के बाद सटन नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीवाद दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीवाद दिया। और अकॉर्डिंग टू सटन, और उसके अनुसार और गुणसूत्रीवाद के अनुसार बच्चों, इस सेल हैविंग 1 पेयर क्रोमोसोम, प्रत्येक कोशिका में एक जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हेरिडिटरी कैरेक्टर जो होते हैं, जीन जो होते हैं, एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। बच्चों, ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करता है और यही आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित रहते हैं। इन मल्टीसेलुलर सेल, बहुकोश के जीवों में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
2n द्विगुणित होती है, लेकिन युग्मक जनन के समय असूत्री विभाजन के फलस्वरूप, डिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात अगुणित हो जाती है। युग्मकों में नर युग्मक या मादा युग्मक, स्पर्म या एग, शुक्राणु या अंडाणु, दोनों अगुणित होते हैं और दोनों में का समान रोल होता है। ये युग्मक निषेचन क्रिया के समय एक दूसरे से संलयित होकर एक द्विगुणित संरचना जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं। पुनः ये युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होकर भ्रूणी विकास के फलस्वरूप चाइल्ड ऑफ बर्थ जीव का निर्माण करता है। इस तरह से गुणसूत्रीवाद, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, हेरिडिटी, आनुवंशिकता के गुणसूत्रीवाद जो सटन दिया था, उनके अनुसार ये है कि जितना नर युग्मक का रोल है उतना ही मादा युग्मक का रोल है। दोनों बराबर बराबर अगुणित संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। बच्चों, ये आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र पर उपस्थित जीन आनुवंशिक कारक के रूप में कार्य करते रहते हैं, आनुवंशिक वाहक के रूप में कार्य करते रहते हैं। इस तरह से आनुवंशिक पदार्थ जानते रहिए कि डीएनए को कहते हैं, क्योंकि यह आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करता है और यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक लक्षण दोनों को अध्ययन कराने वाली शाखा आनुवंशिकता या आनुवंशिकी है। अब बच्चों, गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में हम बताएंगे। गुणसूत्र इंटरफेज के समय गुणसूत्र थ्रेड जो होते हैं, धागे होते हैं, ये टूटकर छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसको सर्वप्रथम कोश का विभाजन के समय ध्रुवों पर स्टार्न्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में देखा था। स्टार्न्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में देखा था, और जबकि गुणसूत्र का नाम 1889 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। तो गुणसूत्र की खोज का श्रेय स्टार्न्सबर्गर को जाता है, जबकि इसके नामकरण का श्रेय वाल्डेयर को जाता है। बच्चों, गुणसूत्र पर जीन लगे रहते हैं और ये जीन आनुवंशिक वाहक होते हैं। यही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते रहते हैं। बच्चों, आगे अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीवधारियों में कि प्रत्येक जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। एक जाति के सदस्य में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे पैरामीशियम में गुणसूत्रों की संख्या 30 से 40, पैरामीशियम ओरिलाई में, एस्केरिस में 24 होती है, और मनुष्य में जानते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी तरह से पौधों में इलियम सेफा प्याज में 16 गुणसूत्र, गॉसिपियम स्पीसीज कपास में 52 गुणसूत्र होते हैं, गोभी में 18 और मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मक जनन के समय यही बताए थे, असूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी होकर युग्मक निर्माण करती है। पुनः निषेचन क्रिया में संलयित होकर के ये द्विगुणित संरचना जाइगोट युग्मनज का निर्माण करती है। ये युग्मनज वृद्धि व विकास करके पुनः उसी तरह के जीव का निर्माण करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बच्चों, गुणसूत्र की संरचना स्ट्रक्चर में देखेंगे। इसमें मैट्रिक्स सबसे बाहरी भाग पेलिकल होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग सबसे बाहरी परत एपेलिकल होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट नीचे है। यहीं पर दूसरा सेट और प्राथमिक संकीर्ण सेंट्रोमियर है, यही सेंट्रोमियर। अब ये क्रोमोमियर और इसी के अंदर ये संरचनाएं क्रोमोनिमेटा कहलाती हैं। इसमें ये फिल द्रव भरा हुआ द्रव जो होता है ये मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स। इस द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स के नाम से
जानते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र की संरचना में पैलिक्यूल होता है, क्रोमोनिमेटा होता है, क्रोमोमेयर्स होता है। क्रोमोनिमेटा बच्चों जो है ये एंगस्ट्रॉम में 35 एंगस्ट्रॉम ये मोटाई इसकी होती है। सेंट्रोमेयर एक दो थ्रेड को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। यहीं पर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले प्राथमिक संकीर्ण है, फिर दूसरे और तीसरे को जोड़ने के लिए द्वितीयक संकीर्ण सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन और नीचे का भाग सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। गुणसूत्र की संरचना आप देख लेंगे डिटेल्स में। नंबर आपको बताई दिया गया, खोज बताई दिया गया। अब गुणसूत्र के कार्य में आप जानते हैं कि गुणसूत्र का पहला कार्य है आनुवंशिक वाहक के रूप में, कैरियर के रूप में। ये आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जीन के निर्माण में गुणसूत्र के ऊपर मोती सदृश संरचनाएं होती हैं, दाने होती हैं। जो जीन आनुवंशिक कारक होते हैं यही आनुवंशिक लक्षणों को लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम करते हैं। बच्चों इस तरह से आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और आनुवंशिक पदार्थ के बारे में पढ़ा गया। अगले दिन हम लोग जीन पढ़ेंगे। जीन क्या है, किसकी किसकी इकाइयाँ हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को उन लोगों ने देखें और इस गुणसूत्र की संरचना तैयार करें। परीक्षा में गुणसूत्र का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्र की संरचना अवश्य पूछता है। आनुवंशिक पदार्थ। अब बच्चों इसी के साथ मेंडल्स लॉ आपका समाप्त होता है। अब उसमें कुछ अंतर थे वो आपको बता दिए गए थे, फिर भी रिवीजन के रूप में 2 मिनट में आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे जीन और जीनोटाइप। जीन वो ट्रेड कारक होते हैं और जीनोटाइप वो ट्रेड होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप दृश्य रूप और जीन रूप ऐसे लक्षण जो बाह्य संरचना के आधार पर प्रकट होते हैं। दृश्य रूप और जो जीन संरचना के आधार पर प्रकट होते हैं उन्हें जीन रूप जीनोटाइप कहते हैं। इसके बाद समयुग्मकी और विषम युग्मकी। जब युग्मक जनन के समय एक समान युग्मकों का निर्माण होता है उसे समयुग्मकी होमोजाइगस, और असमान युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे हेटेरोजाइगस विषम युग्मकी अवस्था कहते हैं। संकर और संकरण, हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन। जब दो तरह गुण वाले जीन जैसे लंबाई और बौनेपन के गुणों का क्रॉस कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी युक्त पौधे उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो लंबे होते हैं। इन पौधों को हाइब्रिड संकर, जबकि इस क्रिया को संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन, संकर और संकरण। तो संकर पौधा होता है, संकरण क्रिया होती है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है एक संकर संकरण, और जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण। उदाहरण के रूप में लंबे और बौने पौधे का क्रॉस, लाल और सफेद पुष्पों का क्रॉस, ये एक संकर संकरण है। जबकि लंबे लाल और बौने सफेद का क्रॉस, लंबा मटर का पौधा है, लाल पुष्प देता है, बौना मटर का पौधा है, सफेद पुष्प देता है, ये डाई हाइब्रिड। इसी तरह से येलो राउंड सीड, ग्रीन रिंकिल, पीला और गोल्ड बीज तथा हरा और झुर्रीदार बीजों का क्रॉस डाई हाइब्रिड द्विसंकर संकरण के उदाहरण हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस जब यफन प्लांट को लेकर उसके प्रभावी या अप्रभावी किसी पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी या स्मॉल टी किसी से कराया जा सकता है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो होता है केवल अप्रभावी लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी से ही कराया जाएगा।
कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा करके ये बच्चों टेस्ट क्रॉस होता है। इस तरह से कुछ जो अंतर है आपको बता दिए गए। आप इसको पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक है,